हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सारथी। पीसीएस सारथी चैनल पर, जो कि स्टडी आईक्यू का एक पीसीएस इनिशिएटिव है, मैं आज ओडिशा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम हुआ था, ओडिशा सिविल सर्विस, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये मैं 3 पार्ट में करूंगा, तो ये पहला पार्ट है। इसमें मैं लगभग 30 क्वेश्चंस कवर करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पहली बार कहाँ पर आया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की हम बात करते हैं। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो अभी की ज़रूरतों को भी पूरा करता है और आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। इसका कंसेप्ट पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हमें इन्हें अचीव करना है 2030 तक, और इनमें एग्जाम में आते हैं, और इस एग्जाम में भी आया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 क्या है। तो मैं आगे बताता हूँ ये क्या है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। भारत में पहला सेंसस कब हुआ था? रेगुलर सेंसस। देखिए, भारत में अब तक 15 बार सेंसस हो चुका है 2011 तक। 2021 में होना है, लेकिन वो डिले हो गया है। अभी कब होगा कहना मुश्किल है। सरकार कह रही है 2023 या 2024 तक उसकी रिपोर्ट आएगी। तो वैसे तो पहला सेंसस जो है 1872 में हुआ था, जिसको लॉर्ड मेयो ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट सेंसस पहला 1881 में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और सेंसस को कौन करवाता है? सेंसस को करवाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नीति आयोग का 2020 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स था, उसमें सबसे बॉटम पोजीशन किसकी थी? तो आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सरकारी डॉक्यूमेंट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। नंबर 1 पे केरला है, यानी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने में सबसे आगे केरला चल रहा है। सबसे बुरा परफॉर्मेंस बिहार का था, ठीक है। सेकंड वर्स्ट था झारखंड, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि बिहार का स्कोर 52 सबसे लोवेस्ट था, और फिर था झारखंड। तो इसका आंसर हो गया बिहार। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये हमें नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सोशलिस्ट होना है, लेकिन हमें इस तरह का डेवलपमेंट चाहिए कि थोड़ा सा जो मनी है उसका स्प्रेड इवन हो। ऐसा ना हो कि इनइक्वालिटी बढ़ता जाए। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। फिर पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसका कंसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखें। तो इन चारों में जो बेस्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को हम कंजर्व करके रखें, हम उन्हें यूज करें लेकिन जुडिशियसली यूज करें। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था? एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। एम एस स्वामीनाथन जो है, इन्हें हम भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फादर बोलते हैं, और पूरी दुनिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अभी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जो बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इनका जन्मदिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। और यही सब इसमें आपको याद रखना है। तो एम एस स्वामीनाथन इज द आंसर। फिर यह पूछा था भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है? पूरे इंडिया में बस एक ही स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है, और वो है सिक्किम। सिक्किम इज द ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इन इंडिया। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, उसके लिए बेस ईयर क्या है? तो देखिए, डब्ल्यूपीआई के लिए बेस ईयर होता है 2011-12, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और सीपीआई के लिए होता है कंज्यूमर, जो हम प्राइस इंडेक्स लेते हैं उसके लिए होता है 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम रिटेल प्राइस पर करते हैं, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस पर करते हैं। ये पहला डिफरेंस होता है। दूसरा, बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का 2011-12 है और सीपीआई का 2012, राइट। और डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी हमारे कौन है इकोनॉमिक एडवाइजर? अनंत नागेश्वरन। और सीपीआई को रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मॉस्पी के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। फिर पूछा था इनमें से कौन सी चीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता? तो भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। बाकी मैंने सारे आपको बता देता हूं जिन जिन पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मिल्क, कर्ड, ब्रेड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल वो वाला जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, सॉल्ट वगैरह, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। फिर M1, M2, M3, M4, इसमें से पूछा है कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं वो किस में इंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है, और M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स इसमें होते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं वो हम इंक्लूड करते हैं M2 और M4 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप इंडेक्स दिया था, उसमें इंडिया का क्या रैंक है 146 कंट्रीज में। तो लेटेस्ट जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें इंडिया 135 है, तो आंसर है इसका 135। और ये भी पूछते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन देता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का आया था नवंबर 2021 में, तो इसमें लोवेस्ट शेयर ऑफ द टोटल मल्टी डायमेंशनली पुअर कहाँ पे हैं? भारत में सबसे कम मल्टी डायमेंशनली पुअर जो है वो केरला में है। केरला में सिर्फ 0.71% पॉपुलेशन है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और सबसे ज्यादा है बिहार में। बिहार में 51.91% लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो इसका आंसर होगा केरला। फिर पूछा था बाल आधार जो होता है कितने से कितने उम्र के लिए होता है? इसमें बाल आधार में बस दो चीज याद रखनी होती है आपको। एक तो ये 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है, तो इसका आंसर हो गया फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज, और इसका कलर ब्लू होता है। इसका कलर ब्लू क्यों क्यों होता है? नॉर्मल आधार कार्ड से इसको अलग करने के लिए इसका कलर ब्लू होता है। फिर इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? यूट्रोफिकेशन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यानी आप अपने खेतों में जो जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं अपने फील्ड्स में, वो जब बारिश आती है तो बह के पॉन्ड्स में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, उस वजह से वहां पे वीड्स वगैरह बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे खरपतवार वीड जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि यूट्रोफिकेशन जो है वो नेचुरली नहीं होता। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं होता, मैन मेड ज़्यादा है, लेकिन नेचुरली भी होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरली होता है, बिल्कुल। ग्रीन हाउस गैस जो जैसे हमारे ज्वालामुखी से गैसेस निकलती हैं, उनमें से काफ़ी ग्रीन हाउस गैस हो सकता है। अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में ओजोन एनिमल्स को हार्म करती है। देखो ओजोन कहाँ पे होता है? ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, राइट। और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी एनिमल नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सी आंसर है। जब स्ट्रेटोस्फेयर में एनिमल होते ही नहीं तो ओजोन उनको कैसे हार्म करेगी? ठीक है। और वैसे भी ओजोन तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और हाँ, ओजोन हार्म तब कर सकती है, एक दो तरह का ओजोन होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन है तो वो नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए हम उसको एक एयर पोल्यूशन के उसमें कैलकुलेट करते हैं। एयर पोल्यूशन में हम ओजोन को भी देखते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट, ये ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल जो हमारे खास तौर पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो कॉन्गो में हैं, या जो अमेजोन फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा अब खत्म हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अभी कौन सा कंट्री है जो अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है ड्यू टू सी लेवल राइज? तो ये है इंडोनेशिया। इनका पहले कैपिटल जकार्ता था, अब नया कैपिटल इनका होगा नुसांत्रा। तो ये शिफ्ट कर रहा है क्योंकि जकार्ता जावा आइलैंड पे है, और जकार्ता जो है वहां पर सी लेवल राइज कर रहा है, तो इवेंचुअली ये डूब जाएगा। इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। क्रोकोडाइल को बचाने के लिए इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइल होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा साइज में, जिसको बोलते हैं एस्टुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क में। एक होता है मगर, और एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल आपको मिलेगा गंगा और चंबल नदी में। ठीक है, तो 3 तरह का क्रोकोडाइल होता है। 1975 में स्टार्ट हुआ था। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा था 2021 में? तो ये चाइना का शहर था होतान। तो आंसर है चाइनीज सिटी होतान, और गाजियाबाद दुनिया में दूसरा नंबर पे सबसे पोल्यूटेड था, तो इसका आंसर है होतान। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन आप चैलेंज करिए, क्योंकि इसका आंसर 26 जुलाई है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, 23 जुलाई दिया है, तो या तो इसका आंसर आप ये मार्क कर दिए, लेकिन 23 जुलाई जब है नहीं तो मार्क कर नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन चैलेंज होगा। इसका आंसर 26 जुलाई है। 26 जुलाई को मनाते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए, तो मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन सरकार नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। इंडिया में मैंग्रोव सबसे ज्यादा होते हैं वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन मैंग्रोव दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आया था, तो ओडिशा पीसीएस आजकल क्या कर रहा है, यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है उनको कॉपी पेस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आया था। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में स्टेटमेंट 1 देखते हैं। रिवर बेसिन जो है वो यूनिट है प्लानिंग और मैनेजमेंट का, ये ठीक है। इट्स स्पीयर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पे नदी को बचाने के लिए काम करता है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन कि इसका जो चेयरमैन होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और हर साल चेंज होता रहता है, ये गलत है। इसका चेयरमैन हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का। तो 1 और 2 ठीक है इसमें, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दिए थे उसमें आंसर होगा 1 और 2। एक और क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में आया था, आज इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ओडिशा जो पीएससी है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। कोल ऐश में आर्सेनिक, लेड और मरकरी होता है, हाँ ये ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, ये भी ठीक है। और हाई ऐश कंटेंट इंडियन कोल में होता है, ये भी ठीक है। इंडियन कोल में हाई ऐश कंटेंट देखने को मिलता है, तो तीनों ठीक है। तो आंसर है इसमें ऑल द 3। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मतलब जो बहुत ही कम क्वांटिटी में भी उतना ही ग्रीन हाउस या उससे भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कर सकती है, भूमंडलीय उष्मीकरण कर सकती है, क्लाइमेट चेंज करवा सकता है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज से हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो इन्फ्लेम हो जाता है? बावल मतलब ही होता है यहाँ पे इंटेस्टाइन, तो आंसर है इंटेस्टाइन। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, डुोडेनम, जेजुलम और इलियम, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन
जिसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। एक बार कई बार ये भी पूछते हैं टाइफॉइड किसको अफेक्ट करता है, तो टाइफॉइड को भी इंटेस्टिनल फीवर बोलते हैं, राइट, ये भी ध्यान रखिए। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट एक्सपेरिमेंट हम किसके लिए करते हैं? बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट हम ड्रोन्स के लिए करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए करते हैं, तो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ड्रोन मतलब हम ड्रोन को उड़ाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब ड्रोन उड़ते उड़ते हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमें नजर नहीं आता, तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। इथाइलिन में जो मोलिकुलर शेप है वो क्या होती है? ये इथाइलिन होता है, ठीक है, ये इथाइलिन है, तो इसको बोलते हैं C2H4, और ये एक तरह का अल्कीन होता है, राइट। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं कोप्लेनर ट्रायंगुलर। कोप्लेनर ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, और दोनों जो है वो सेम प्लेन में है, तो कोप्लेनर ट्रायंगुलर शेप ये देखने को मिलती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नया टूल है जो अभी अभी लॉन्च किया गया था, जिसमें जो पोटेंशियल वॉलंटियर हैं हम उन्हें नए क्लिनिकल ट्रायल से मैच करेंगे? तो इसका नाम था वर्ल्ड विदाउट कोविड। वर्ल्ड विदाउट कोविड टूल पब्लिक हेल्थ टूल है, ये लॉन्च किया गया था क्लिनिकल ट्रायल्स को सुगम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तो ये रशिया ने इनॉग्रेट करा है, इसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव, तो आंसर है इसका रशिया। ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है। यूनिकॉर्न नजर आया धरती से 1500 लाइट ईयर दूर है, क्या है ये यूनिकॉर्न? ये ब्लैक होल है, तो आंसर है इसका ब्लैक होल। यूनिकॉर्न 1500 लाइट ईयर अवे धरती से देखा गया था, तो ये यूनिकॉर्न जो है वो एक, वैसे यूनिकॉर्न हम उसको भी बोलते हैं, वो कंपनी जो $1 अरब की वैल्यूएशन पे पहुंच जाती है उसे भी यूनिकॉर्न बोलते हैं। और यूनिकॉर्न जो है स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल भी है, एक जानवर होता है यूनिकॉर्न, स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। पटानिया 2 क्या है जो खबरों में था? ये पैसिफिक ओशियन फ्लोर पे देखा गया, तो ये एक तरह का माइनिंग रोबोट है। ये बेल्जियम की एक कंपनी है, ग्लोबल सी मिनरल रिसोर्सेज, उन्होंने बनाया, लेकिन ये उनसे कांटेक्ट छूट गया, तो ये पैसिफिक में फ्लोर पे ही डूब गया। कौन सी कंपनी है जिसने विकर को खरीद लिया? ये एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है, तो इसको अमेजॉन वेब सर्विसेज ने खरीदा है, तो आंसर है अमेजॉन। और जो दुनिया में पहली लेजर इन्वेंट हुई थी उसमें मीडियम क्या यूज किया गया था? एक्टिव मीडियम, तो ये थियोडोर मेमन ने बनाई थी, इसमें रूबी रोड को यूज किया गया था, तो आंसर है इसका रूबी रोड। ये मैबू लेबोरेटरी है कैलिफोर्निया, वहां पर ये यूज की गई थी 1960 में। ये था हमारा पार्ट 1 ओडिशा के जो क्वेश्चन आए हैं आज एग्जाम में, उसका एनालिसिस मैंने किया आपके लिए, जल्दी जल्दी किया ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके बहुत जल्दी आपके बीच हाजिर होऊंगा। पीसीएस सारथी देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।